हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमकेएलसीसी एजुकेशनल ग्रुप। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमकेएलसीसी ग्रुप पर। अगर आप 12th एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो प्रतिदिन आप लोगों के लिए दोपहर 12 बजे सभी सब्जेक्ट से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव का लाइव क्लास दिया जा रहा है। इसलिए आप लोग अभी तक हमारे इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो वीडियो के नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बगल में जो बेल आइकन है उसे बजाना न भूलें ताकि आप तक लाइव क्लास की इंफॉर्मेशन पहुंच सके। और आज हम लोग फिजिक्स से देखने वाले हैं जिसमें हम लोग स्थिर वैद्युतीय विभव तथा धारिता अर्थात इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को डिस्कशन के साथ चलेंगे। ध्यान देंगे दोस्तों, ये आपका ऑब्जेक्टिव क्लास नहीं, एक तरह से थ्योरी का क्लास भी होने जा रहा है क्योंकि सभी प्रश्न को डिस्कशन के साथ आगे बढ़ेंगे। इसलिए आप लोग इस क्लास को जरूर अंत तक देखें और अगर किसी भी प्रश्न का उत्तर आपको पहले से मालूम रहे तो उसका उत्तर जरूर दें लाइव चैट में। इस तरह से आपका एक ऑनलाइन टेस्ट भी हो जाएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए क्वेश्चन 1 कहता है, क्वेश्चन 1, यदि समरूप विद्युत क्षेत्र जेड अक्ष के अनुरूप हो तो समविभव होगा। यदि समरूप विद्युत क्षेत्र जेड अक्ष के अनुरूप हो तो समविभव होगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि समविभव क्या है, समविभव पृष्ठ क्या है। तो ध्यान देंगे, समविभव पृष्ठ को इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं और इसका डिफिनेशन होता है विद्युतीय क्षेत्र में स्थित वैसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। और ध्यान देंगे दोस्तों, ये आपका नाम में ही छिपा हुआ समविभव, इसलिए इसे क्या कहते हैं तो विद्युतीय क्षेत्र में स्थित वैसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या हो, समान हो, बराबर हो, उसे क्या कहते हैं, समविभव पृष्ठ कहते हैं। और दोस्तों इसकी विशेषता को आप जरूर याद रखें। समविभव पृष्ठ की विशेषता क्या क्या है तो सुनिएगा थोड़ा ध्यान से। समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेगा, याद रखेंगे, कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेगा। दूसरा विशेषता है समविभव पृष्ठ के किसी दो बिंदु का विभवांतर क्या होता है, शून्य होता है। क्या दोस्तों, समविभव पृष्ठ के किसी दो बिंदु का विभवांतर क्या होता है, शून्य होता है। और तीसरा है दोस्तों विशेषता कि समविभव पृष्ठ पर किसी आवेश को स्थानांतरित करने में किए गए कार्य का मान क्या होता है, 0 होता है, अर्थात W बराबर 0। ये क्या है, समविभव पृष्ठ के विशेषता है। पहला विशेषता कभी एक दूसरे को नहीं काटेगा। दूसरा विशेषता कि किसी दो बिंदु का विभवांतर क्या होता है, शून्य होता है, समविभव पृष्ठ पर किसी दो बिंदु का विभवांतर शून्य होता है। और तीसरा किया गया कार्य का मान शून्य होता है। तो दोस्तों हमसे प्रश्न पूछ रहा है कि यदि समरूप विद्युत क्षेत्र जेड अक्ष है। दोस्तों समविभव का चर्चा था इसलिए हम पूरा समविभव के बारे में बता दिए। अगर आप लोग को फिर से सुनना है तो वीडियो को पॉज करके, अभी तो लाइव क्लास चल रहा है दोस्तों, फिर क्लास खत्म होने के बाद इसे फिर से रिपीट करके रोक कर स्पीड को कम करके सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। तो यहां कह रहा है यदि समरूप विद्युत क्षेत्र जेड अक्ष के अनुरूप हो, अर्थात दोस्तों अक्ष जैसे कोई भी, ये क्या हो जाएगा, वाई अक्ष हो जाएगा, ये एक्स अक्ष हो जाएगा, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, और ये क्या है, जेड है, ये जेड अक्ष हो गया। तो कहता है यदि समरूप विद्युत क्षेत्र जेड अक्ष के अनुरूप हो तो समविभव होगा। तो इसका एक कॉन्सेप्ट आप लोग ध्यान रखेंगे, विद्युत क्षेत्र जिस अक्ष के अनुरूप हो समविभव उसको छोड़कर बाकी जो अक्ष होगा, बाकी जो सतह होगा उस पर होगा। तो देख सकते हैं दोस्तों आप ऑप्शन में कि जेड अक्ष के अनुरूप है क्या, विद्युत क्षेत्र, तो जेड को छोड़ देंगे तो जेड देखिए इसमें भी जेड है, इसमें भी जेड है, जेड किस में नहीं है, तो ऑप्शन ए में। तो इसलिए याद रखेंगे कि एक्स वाई तल के पर होगा। यदि समरूप विद्युत क्षेत्र जेड अक्ष के अनुरूप है तो समविभव क्या होगा, एक्स वाई तल के अनुरूप। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। हम जो भी प्रश्न आएंगे उससे रिलेटेड कुछ डिस्कशन के साथ चलेंगे। तो अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से इस वीडियो को
नीचे जो लाल बटन है उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दे और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कर दे ताकि सभी लोग इस क्लास का आनंद उठा सके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करता है, प्रत्येक एक त्रिज्या अर्थात प्रत्येक त्रिज्या तथा आवेश से आवेशित, कहता है प्रत्येक है जो त्रिज्या तथा आवेश से आवेशित 8 छोटे बूंदों को मिलाकर, जो बरसात में देखते हैं दोस्तों गोल गोल बूंद रहता है पानी का, तो कहता है त्रिज्या तथा आवेश से आवेशित 8 छोटे बूंदों को मिलाकर एक बड़ा बूंद बनाया जाता है। 8 छोटे छोटे बूंदों को मिलाकर एक बड़ा बूंद बनाया जाता है। तो बड़े बूंद की स्थितिज ऊर्जा प्रत्येक छोटे बूंद की तुलना में क्या होगी, कितना गुना होगी? तो जल्दी से इस प्रश्न का आप लोग उत्तर देंगे लाइव चैट में, क्योंकि आप लोगों का क्लास लाइव चल रहा है और प्रतिदिन दोपहर 12 बजे सभी विषय से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव का क्लास डिस्कशन के साथ चलता है। इसलिए इस क्लास को और इस सूचना को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें ताकि इस कोरोना काल में भी किसी का पढ़ाई बाधित न हो। तो जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर देंगे, तो ध्यान देंगे, बहुत बढ़िया आप लोग प्रयास करें, सभी लोग उत्तर देंगे। जितने भी छात्र जुड़े हुए हैं सभी लोग उत्तर देंगे और सभी लोग इस वीडियो को भी लाइक कर दें। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए 32 गुना होगा। छोटे बूंद की तुलना में बड़े बूंद की स्थिति ऊर्जा कितना होगा? 32 गुना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करता है, एक गोलीय चालक की आविष्ट किया जाता है। एक गोलीय चालक आविष्ट किया जाता है, इसके केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, क्या होगी? एक गोलीय चालक आविष्ट किया जाता है तो इसके केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर देंगे कि कोई गोलीय चालक आविष्ट किया जाता है तो इसके केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? बहुत बढ़िया। तो याद रखेंगे इसके केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? 0 होगी। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हम लोग आज महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं और आप लोग लास्ट में वीडियो के लास्ट में क्लास के लास्ट में कमेंट जरूर करें कि आप लोगों को कितने प्रश्न का उत्तर सही हुआ, आप लोगों को कितने प्रश्न का उत्तर पहले से मालूम था। और ध्यान देंगे जिस भी प्रश्न का उत्तर आपको मालूम नहीं था उसे जरूर याद कर लें। और अगर इस क्लास का पीडीएफ पाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उससे आप व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाएं और उसके बाद आपको इस वीडियो का पीडीएफ मिल जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करता है, समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ डालने पर संधारित्र की धारिता होगी, क्या होगी? दोस्तों फिर से क्वेश्चन सुनेंगे। समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ डालने पर संधारित्र की धारिता क्या होगी? तो सबसे पहले हम लोग समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता किन किन बातों पर निर्भर करता है उसके बारे में जान लेते हैं। पहले क्या जानेंगे दोस्तों? तो समांतर प्लेट संधारित्र के जो प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ डालने पर संधारित्र की धारिता क्या होगी, इससे पहले हम लोग समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता किन किन बातों पर निर्भर करता है उसके बारे में जानेंगे। तो कहता है सबसे पहले कि प्लेटों के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। तो प्लेटों के क्षेत्रफल पर क्या निर्भर करता है? तो कहता है कि प्लेटों के क्षेत्रफल पर इसलिए निर्भर करता है क्योंकि धारिता का मान प्लेटों के क्षेत्र के क्या होता है? समानुपाती होता है। क्या होता है दोस्तों? प्लेटों के क्षेत्र के समानुपाती होता है। और दूसरा बात है कि माध्यम की विद्युतशीलता पर धारिता का मान भी निर्भर करता है। वो कैसे दोस्तों? तो कहता है माध्यम की विद्युतशीलता पर धारिता का मान प्लेटों के बीच के माध्यम के विद्युतशीलता के समानुपाती होता है। क्या होता है? तो माध्यम की विद्युतशीलता पर कहता है दोस्तों समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निर्भर करता है। वो कैसे करता है? तो कहता है धारिता का मान प्लेटों के बीच के माध्यम के विद्युतशीलता के समानुपाती होता है। अर्थात जो धारिता होता है वो समांतर प्लेट संधारित्र की विद्युतशीलता, और दोस्तों याद रखें विद्युतशीलता को इप्सिलॉन से लिखते हैं, इसके क्या होता है? समानुपाती होता है। तो दूसरा बात ध्यान देंगे समांतर प्लेट संधारित्र की। तीसरा बात कहता है कि जो दोनों के प्लेट है समांतर प्लेट है उसके जो बीच की दूरी है उस पर भी निर्भर करता है। और वो कैसे निर्भर करता है? तो कहता है कि धारिता का मान प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है? धारिता का मान
प्लेटों के बीच के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बीच के दूरी को हम लोग डी से लिख रहे हैं और इसके क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती, अर्थात डी कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। तो ये था दोस्तों समांतर प्लेट संधारित्र की किन किन बातों पर निर्भर करता है धारिता। अब यहां से आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ डालने पर क्या होगा। तो सबसे पहले बात ये भी आती है दोस्तों कि परावैद्युत पदार्थ किसे कहते हैं। तो परावैद्युत पदार्थ को अंग्रेजी में कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक। क्या कहते हैं, डाई इलेक्ट्रिक। और डाई इलेक्ट्रिक का डिफिनेशन क्या होता है, परावैद्युत पदार्थ का डिफिनेशन क्या होता है, तो कहता है वैसा पदार्थ जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन, वैसा पदार्थ जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन का अभाव होता है, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, परावैद्युत पदार्थ कहलाता है। जैसे दोस्तों कागज, प्लास्टिक, रबर, ये सब हो गया। ठीक है। अब जो इस प्रश्न का उत्तर यहां से बनता है, इससे एक पॉइंट बनता है कि संधारित्र में परावैद्युत के प्रयोग करने से इसकी धारिता का मान क्या होता है, बढ़ता है। याद रखेंगे, यहाँ पर एक पॉइंट आप लोग याद रख लेंगे, ये नोट कर लेंगे कि संधारित्र में परावैद्युत के प्रयोग करने से इसकी धारिता का मान क्या होता है, बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो दोस्तों यही तो प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ डालने पर संधारित्र की धारिता क्या होगी। तो जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर देंगे कि क्या होगी दोस्तों। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, बढ़ेगा, बढ़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वैद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य होता है। वैद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य होता है। तो ध्यान देंगे दोस्तों, इस कहता है कि वैद्युत क्षेत्र में, तो हम लोग जानते हैं, पढ़े भी होंगे, अगर आप लोग क्लास में पढ़े होंगे, क्लास किए होंगे, तो कि एक समान विद्युतीय क्षेत्र में विद्युतीय द्विध्रुव को 0 डिग्री से थीटा डिग्री तक, 0 डिग्री से थीटा तक घुमाने में किया गया कार्य क्या होता है। तो W, कार्य को W से लिखते हैं, और PE क्या होता है, PE 1 माइनस कॉस थीटा। क्या होता है दोस्तों, कहता है कि एक समान विद्युतीय क्षेत्र में विद्युतीय द्विध्रुव को 0 से थीटा तक घुमाने में किया गया कार्य क्या होता है, W बराबर PE इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब बात रहा ये P क्या है, P क्या है। तो दोस्तों P है विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण। क्या है, विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। और ये P का वैल्यू क्या होता है, तो P का वैल्यू होता है 2QL। L क्या है, द्विध्रुव जो है, तो उसके बीच की दूरी है, लंबाई, और Q क्या है, आवेश है। तो P किसको कहते हैं, विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण को, और विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण को कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। और हम अभी बता चुके कि एक समान विद्युतीय क्षेत्र में विद्युतीय द्विध्रुव को 0 से थीटा तक घुमाने में किया गया कार्य W बराबर PE इंटू 1 माइनस कॉस थीटा होती है। तो दोस्तों इस प्रश्न के ऑप्शन में देख सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है, इसमें P की जगह M है, अर्थात विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण को M से सूचित कर रहा है और कोई अंतर नहीं है। इसलिए आप लोग समझ चुके होंगे दोस्तों कि इस प्रश्न का सही क्या होगा, आंसर ऑप्शन ए, W बराबर ME इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, क्योंकि जो किया गया कार्य होता है PE इंटू 1 माइनस कॉस थीटा होता है। थीटा क्या है, 0 से थीटा के बीच का कोई एंगल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, और यह जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों पहला क्वेश्चन की तरह है। पहला क्वेश्चन अगर देखना चाहेंगे तो देख सकते हैं कि समरूप विद्युत क्षेत्र जो Z अक्ष के अनुरूप है, और जो 6 नंबर क्वेश्चन है देख सकते हैं 6 नंबर क्वेश्चन किसके है, एक्स अक्ष की दिशा में है। उसी को भाषा बदलकर वो Z है और यह एक्स अक्ष की दिशा में विद्यमान है। तो थोड़ी देर पहले बताएं दोस्तों कि जिस अक्ष के अनुरूप रहेगा, जिस अक्ष पर रहेगा उस अक्ष को छोड़ देंगे, जो बच गया उसी पर समविभव
होगा, उसी के दिशा में होगा। तो यहाँ पर प्रश्न कर रहा है यदि समरूप विद्युत क्षेत्र एक्स अक्ष की दिशा में विद्यमान हो, अर्थात एक्स अक्ष पर हो, तो सम विभव होगा। तो एक्स छोड़ देंगे, तो एक्स अक्ष छोड़ देंगे तो कौन सा ऑप्शन में एक्स नहीं है? तो जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर आप लोग देंगे, क्योंकि समझाते हुए चल रहे हैं। अगर आप नहीं पढ़े तो इस समय भी आप समझकर इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। तो बहुत बढ़िया, सभी लोग जितने लोग जुड़े हुए इस प्रश्न का उत्तर देंगे तो बहुत बढ़िया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, क्योंकि ऑप्शन सी में एक्स नहीं है। एक्स अक्ष पर विद्यमान है तो बच गया शेष कितना, वाई जेड। तो वाई जेड तल की दिशा में समविभव होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों यह क्लास आपको अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जो वीडियो के नीचे लाल बटन है उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बगल में जो बेल आइकन है उसे बजाना ना भूलें, क्योंकि उसी से आप तक लाइव क्लास की नोटिफिकेशन पहुंच पाती है। और ध्यान देंगे प्रतिदिन दोपहर 12 बजे इंटर का लाइव क्लास एवं शाम 7 बजे मैट्रिक का लाइव क्लास चल रहा है, इसलिए इस सूचना को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करें। तो क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि 5 माइक्रोफैराड, म्यू है दोस्तों, म्यू को माइक्रो कहते हैं, एफ से फैराड है, तो 5 माइक्रोफैराड धारिता वाले संधारित्र को 20 किलो वोल्ट तक आवेशित करने में आवश्यक ऊर्जा का मान होगा। न्यूमेरिकल है दोस्तों, और पिछले बार ही मैंने कह दिया था कि न्यूमेरिकल के लिए आप लोग को सूत्र याद करना होगा। तो कहता है 5 माइक्रोफैराड धारिता वाले संधारित्र को 20 किलो वोल्ट तक आवेशित करने में आवश्यक ऊर्जा का मान होगा। तो सबसे पहले आप लोग ये याद रखेंगे कि आवश्यक ऊर्जा अर्थात ऊर्जा का फार्मूला क्या होगा। तो याद रखेंगे ऊर्जा का, आवश्यक ऊर्जा का जो फार्मूला होगा U बराबर होता है 1/2 CV स्क्वायर, और भी होता है 1/2 इंटू क्यू भी, और भी होता है, इसी को कैलकुलेशन करते चलेंगे तो 1/2 इंटू क्यू स्क्वायर बटा सी। ये तीनों फार्मूला हैं दोस्तों किसके, तो ऊर्जा ज्ञात करने के। अब दोस्तों यहाँ आपसे पूछ रहा है कि 5 माइक्रोफैराड धारिता, अर्थात आपको सी दिया है, धारिता का मान दिया है और 20 किलो वोल्ट तक आवेशित करना अर्थात भी का मान दिया है। तो किस क्वेश्चन में सी और भी है, किस फार्मूला में, तो दोस्तों इसमें है म्यू बराबर 1/2 CV स्क्वायर। तो चले इस फार्मूला से हम लोग ऊर्जा का मान निकालते हैं। तो क्या लिखेंगे, U बराबर 1/2 CV स्क्वायर। तो सबसे पहले ये बताइए 1/2 और गुना C का वैल्यू कितना है, कलर को बदल देते हैं, इससे आप लोग को ज़्यादा समझ में आएगा। तो C का मान है कितना दोस्तों, 5 माइक्रोफैराड। और आप लोग सभी लोग जानते ही होंगे, 12th क्लास में पहुंच गए, आप एग्जाम देने वाले हैं, तो माइक्रो अर्थात माइक्रो का मान होता है 10 के पावर कितना होता है, -6 होता है। कितना होता है, 10 के पावर -6। तो इसलिए उसको हम लिख सकते हैं कैसे, तो लिख सकते हैं 5 गुना 10 के पावर -6 फैराड। और अच्छा सी का वैल्यू कितना है, तो 20 किलो वोल्ट। कितना है, 20 किलो वोल्ट। तो चलिए 20 के 20 लिख दिए, और किलो आप लोग 11th क्लास में ही पढ़ेंगे, किलो का मान कितना होता है, 10 के पावर 3 होता है। तो इसलिए सी भी बराबर हो गया दोस्तों, यहाँ पर क्या होगा, भी होगा, क्या होगा, भी बराबर 20 किलो वोल्ट। तो 20 गुना 10 के पावर 3। तो चलिए यहाँ पर हम लोग इसका वैल्यू रखते हैं। तो क्या है 1/2 सी का वैल्यू कितना है, तो ऊपर है 5 गुना 10 के पावर -6, और क्या है दोस्तों, भी। तो भी का वैल्यू क्या, भी का स्क्वायर है, तो भी का स्क्वायर है तो 20 गुना 20, और फिर गुना दोस्तों 10 के पावर 3 और 10 के पावर 3 दो बार लिखेंगे तो 10 के पावर 6 हो जाएंगे। तो देख सकते हैं 10 के पावर 6 प्लस में और 10 के पावर 6 माइनस में, ये जाके क्या हो गए, कट गए। अब क्या बचा दोस्तों, यहाँ 2 है, तो 2 से काटेंगे तो 10 दूना का 20। तो क्या हो गया, देख सकते हैं 20 दहा के 200 और 200 बचे,
देख सकते हैं, ये दोनों को गुना किए तो 20 दहा का 200 और 200 में 5 से गुना किए तो 200 बचे 1000। और ऊर्जा का मान कितना होता है, तो जूल होता है मात्रा के, तो 1000 जूल। और दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले बताएं 1000 किसका मान होता है, तो किलो का। किलो की जगह हम 10 के पावर 3 और 10 के पावर 3 को कह सकते हैं 1 पर 3 शून्य, और 1 पर 3 शून्य को 1000 कहते हैं। तो 1000 जूल, तो 1000 जूल को क्या कर सकते हैं, 1 किलो जूल, क्योंकि 1 किलो बराबर 1000। तो देख सकते हैं दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन ए होगा, क्योंकि ऑप्शन ए में क्या है, 1 किलो जूल है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, 1 किलो जूल। हम लोग किस फार्मूला से निकालें, एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं। ऊर्जा का फार्मूला निकालें 1/2 CV² से। आप अगर नहीं समझ में आए तो इससे कैलकुलेशन करें दोस्तों। C का मान है क्या, 5 माइक्रोफैराड, माइक्रो का मान होता है 10 के पावर -6। इस तरह से आप लोग हल करेंगे, और किलो का मान होता है 10 के पावर 3। हल करने के बाद आपको 1 किलो जूल आ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, यदि दो आवेशों की दूरी बढ़ा दी जाए, यदि दो आवेशों की दूरी बढ़ा दी जाए तो आवेशों के विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा का मान होगा। यदि दो आवेशों की दूरी बढ़ा दी जाए तो आवेशों के विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा का मान होगा। क्या होगा, तो बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, यदि दोनों आवेशों की दूरी को बढ़ा दी जाए। याद रखेंगे, यदि दो आवेशों की दूरी को बढ़ा दी जाए तो आवेशों के विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा, तो बढ़ भी सकता है घट भी सकता है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आप लोगों को किसी भी प्रश्न का उत्तर मालूम है तो लाइव चैट में जरूर दें हमारे बताने से पहले। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, किसी संधारित्र की धारिता व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसी संधारित्र की धारिता व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो दोस्तों अभी थोड़ा देर पहले थ्योरी बताएं, इसीलिए कहते हैं कि अगर थ्योरी ध्यान से सुनेंगे तो आपको सभी प्रश्न सही होंगे। थ्योरी आपको बताए थे कि समांतर प्लेट संधारित्र अर्थात संधारित्र की धारिता किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो उसमें आप लोगों को बताए थे कि प्लेटों के क्षेत्रफल पर, और प्लेटों के क्षेत्रफल पर किस तरह से निर्भर करता है, तो क्षेत्रफल के समानुपाती होता है। क्या होता है, क्षेत्रफल के समानुपाती। और यहाँ ऑप्शन ए है प्लेट का क्षेत्रफल, आपसे पूछ रहा है व्युत्क्रमानुपाती, तो हमको व्युत्क्रमानुपाती देखना है कि किससे व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्षेत्रफल के तो समानुपाती होता है दोस्तों। दूसरा बात है कि प्लेटों के बीच के माध्यम की परावैद्युतता पर, तो हम लोग जब थ्योरी पढ़ा रहे थे तो उसमें बताए थे परावैद्युतता अर्थात विद्युतशीलता, तो माध्यम की विद्युतशीलता पर किस प्रकार से निर्भर करता है, तो माध्यम की विद्युतशीलता अर्थात परावैद्युतता पर समानुपाती है। धारिता का मान प्लेटों के बीच के माध्यम के विद्युतशीलता के समानुपाती होता है। तो दोस्तों इसके भी क्या होता है, समानुपाती होता है। और हमसे पूछ रहा है व्युत्क्रमानुपाती। तो तीसरा थ्योरी और बताए थे, तीसरा विशेषता और बताए थे, तीसरा बात और बताए थे जिस पर निर्भर करता है। तीसरा बात यह है कि प्लेटों के बीच की दूरी पर, और इस पर कैसे निर्भर करता है, तो कहता है कि धारिता का मान प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जिसमें आप लोग को याद होगा दोस्तों फार्मूला लिखाए थे कि धारिता बराबर धारिता समानुपाती 1/d। तो ये d है, यही क्या है, दूरी है। तो दूरी के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती, क्योंकि नीचे है। अगर ये ऐसे रहता तो क्या होता है, दूरी के समानुपाती। ये नीचे है मतलब बीच की दूरी के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। तो यही तो आपसे पूछ रहा है कि किसी संधारित्र की धारिता व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, तो प्लेटों के बीच की दूरी के। इसे थ्योरी ध्यान से सुनते रहें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, किसी विभवमापी की संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए क्या होना चाहिए। किसी विभवमापी की संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए क्या होना चाहिए। तो ध्यान देंगे दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर समझने के लिए हम लोग जानते हैं इसका फार्मूला कि किसी विभवमापी की संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए क्या करना होगा। अनुप्रस्थ क्षेत्रफल को बढ़ाना होगा, या धारा को घटाना होगा, या धारा को बढ़ाना चाहिए, या इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले किसी विभवमापी की संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए इससे फार्मूला देखते हैं। तो इससे फार्मूला निकलता है दोस्तों V बराबर I रो L/A। अब दोस्तों ध्यान देंगे, संवेदनशीलता अर्थात विभवमापी को इसको बढ़ाना है, तो इसको बढ़ाने के लिए हमको क्या करना होगा, तो धारा को बढ़ाना होगा, या लंबाई को बढ़ाना होगा, और क्षेत्रफल को क्या करना होगा, घटाना होगा।
क्योंकि जो समानुपाती रहेगा तो जब इधर बढ़ाना है तो इस तरफ भी बढ़ाना है, जब इस तरफ हमको बढ़ना है तो इस तरफ भी बढ़ाना होगा। अब व्युत्क्रमानुपाती रहेगा दोस्तों तो इस तरफ बढ़ाना है तो इस तरफ क्या करना होगा, घटाना होगा। तो देख सकते हैं आपसे ऑप्शन क्या है, इसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल को बढ़ाना चाहिए। तो देखिए क्षेत्रफल कहाँ है दोस्तों, नीचे है। तो नीचे तो क्या हो गया, व्युत्क्रमानुपाती। हमको जब संवेदनशीलता को बढ़ाना है, संवेदनशीलता को क्या करना है, बढ़ाना, इसको बढ़ाना है तो इसको क्या करना होगा, घटाना होगा। तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। करा धारा को घटाना चाहिए तो दोस्तों इसको बढ़ाना है तो इसको भी बढ़ाना होगा क्योंकि समानुपाती है। तीसरा कहता है धारा को बढ़ाना चाहिए। हाँ दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा क्या होगा, ऑप्शन सी, क्योंकि धारा को बढ़ाएंगे ही, क्योंकि फार्मूला होता है V बराबर आई रो L बटा ए, और आई है जो धारा है तो धारा भी ऊपर और संवेदनशीलता विभव मापी की भी ऊपर है। जब इधर को बढ़ाएंगे तो इधर भी बढ़ाना होगा, तो इसीलिए इसकी धारा को क्या करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अलग अलग त्रिज्याओं के दो गोलों पर समान आवेश दिए जाते हैं। अलग अलग त्रिज्याओं के दो गोलों पर समान आवेश दिए जाते हैं तो विभव होगा। अलग अलग त्रिज्या के दो गोला है, दो गोला है दोस्तों, एक मान लीजिए ये गोला है और एक गोला ये है, ठीक है। एक अलग अलग त्रिज्या है, एक बड़ी आर मान लेते हैं, एक छोटी आर मान लेते हैं। तो अलग अलग दो त्रिज्या के दो गोला है, उस पर समान आवेश दिया जाए तो विभव क्या होगा। तो जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर दें। और यह क्लास आपको अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जो वीडियो के नीचे लाल बटन है उसे दबाकर चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर देंगे। तो दोस्तों याद रखेंगे, अलग अलग त्रिज्या के जब दो गोला है और उस पर समान आवेश दिए जाते हैं तो विभव क्या होगा। तो याद रखेंगे विभव क्या होगा, तो छोटा गोला पर ज्यादा होगा, छोटा गोला पर क्या होगा, ज्यादा होगा। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 1 सेंटीमीटर के दो चालक, 1 सेंटीमीटर के दो चालक गोले 1 मीटर से वियुक्त हुए हैं। 1 सेंटीमीटर के दो चालक गोले 1 मीटर से वियुक्त हैं, दोनों पर समान आवेश 1 मेगा कूलम दिया गया है। एक गोले का विभव V नोट है, अनंत पर विभव शून्य है, तो दूरी से संपर्क में लाने में किया गया कार्य क्या होगा। फिर से प्रश्न को सुनते हैं। कहता है त्रिज्या 1 सेंटीमीटर के दो चालक गोले 1 मीटर से वियुक्त हैं। त्रिज्या 1 सेंटीमीटर के दो चालक गोले 1 मीटर से वियुक्त हैं, दोनों पर समान आवेश 1 मेगा कूलम दिया गया है। एक गोले का विभव V नोट है तो अनंत पर विभव शून्य है, कारण अनंत पर क्या होता है, विभव शून्य है। तो दूरी से संपर्क में लाने में किया गया कार्य, जो दूरी है उससे इसके संपर्क में लाने में किया गया कार्य क्या होगा, ऋणात्मक होगा, धनात्मक होगा या शून्य होगा या इनमें से कोई नहीं होगा। जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर दें कि दूरी से इस संपर्क में, इसके संपर्क में लाने में किया गया कार्य क्या होगा। तो किया गया कार्य क्या होगा दोस्तों, धनात्मक होगा। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करता है एक समविभवी तल के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में आवेश पर क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। एक समविभवी तल के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में आवेश पर क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। तो याद रखेंगे जो क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, तो वह शून्य होगा, क्योंकि समविभवी तल के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जा रहा है। समविभवी तल है और उसी पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में आवेश को आवेश पर क्षेत्र द्वारा, जो क्षेत्र है उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, तो शून्य होगा। समविभव तल रहे तो, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 10 माइक्रोफैराड धारिता वाले संधारित्र 5 वोल्ट तक आवेशित किया जाए तो उस पर आवेश होगा। तो इससे पहले हम लोग
7 नंबर प्रश्न देखे थे, तो 7 नंबर प्रश्न में क्या निकालने के लिए कहा था दोस्तों, तो इसमें हमको ऊर्जा निकालने कहा था। उसमें भी C दिया था, धारिता का मान दिया था और वोल्ट का मान दिया था, विभव का मान दिया था। इसमें भी धारिता का मान दिया है और वोल्ट का मान, विभव का मान दिया है। आपको यहाँ आवेश पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, आवेश। तो दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि आवेश से निकालने के फॉर्मूला क्या होता है। तो आवेश का फॉर्मूला होता है धारिता की परिभाषा से। किसकी परिभाषा से, धारिता की परिभाषा से। धारिता की परिभाषा से दोस्तों होता है आवेश बराबर Q बटा V। धारिता की परिभाषा से धारिता बराबर Q बटा V अर्थात आवेश बटा विभव होता है। और दोस्तों यहाँ हमको निकालने के लिए कह रहा है Q अर्थात आवेश, तो आवेश बराबर क्या हो जाएगा, C गुना V। अर्थात आप लोग समझ चुके होंगे कि आवेश बराबर C गुना V होगा। और यहाँ आपसे C धारिता का मान दिया है 10 माइक्रोफैराड, और अभी थोड़ी देर पहले बताएं कि माइक्रो का वैल्यू होता है 10 के पावर -6 और V का मान दिया है 5 वोल्ट। यहाँ दोस्तों सिर्फ भी दिया है। पिछले प्रश्न में किलो वोल्ट था, इसलिए किलो को बदले थे, 10 के पावर 3 लेके, तो यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। तो आपसे पूछ रहे आवेश, आवेश का फॉर्मूला अभी बताएं कि Q बराबर क्या हो गया, C गुना V। तो C का वैल्यू है 10 गुना 10 के पावर -6 और V का वैल्यू कितना है, तो 5 है। तो जब 10 और 5 को गुना करेंगे तो 10 पचे 50, 50 गुना 10 के पावर -6 कूलम। तो देख सकते हैं दोस्तों किस प्रश्न में 50 गुना 10 के पावर -6 कूलम है, तो देख सकते हैं ऑप्शन बी में है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। समझते हुए चलो दोस्तों, समझते हुए चलेंगे, थोड़ा सा समय तो लगेगा। अगर सिर्फ ABCD करते चले तो बहुत जल्दी हो जाएगा, मगर कुछ समझ में नहीं आएगा। आप लोग इंटरमीडिएट का एग्जाम देने वाले हैं, इसमें आपको बिना कॉन्सेप्ट से कुछ नहीं होने वाला, रट के जाएंगे कोई फायदा नहीं है। इसलिए समझते हुए चलें। और यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा है या क्लास अच्छा लग रहा है तो क्लास को जरूर लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल बटन दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 4 संधारित्र में प्रत्येक की धारिता 21 फैराड है। 4 संधारित्रों में प्रत्येक की धारिता कितना है, 21 अर्थात 21 फैराड है। एक 8 माइक्रोफैराड का संधारित्र बनाने के लिए उन्हें जोड़ना होगा। अर्थात 4 संधारित्र जिसकी प्रत्येक की धारिता कितना है, 21 फैराड है। इस सभी को जोड़कर हमको 8 माइक्रोफैराड का संधारित्र बनाना है। तो कैसे जोड़ना होगा, श्रेणी क्रम में जोड़ना होगा या समांतर में, या कुछ को श्रेणी में कुछ को समांतर में, या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान देंगे दोस्तों, पहले आप ये हमको बताइए जो 21 फैराड है और जिसको हमको बनाना 8 माइक्रोफैराड, इन दोनों में छोटा कौन है। तो याद रखेंगे 21 फैराड के 4 को संधारित्र, इसको जोड़कर हमको 8 माइक्रोफैराड, अर्थात ये छोटा वैल्यू है क्योंकि माइक्रो का मान होता है 10 के पावर -6। और सोच सकते हैं कि इसको 8 से गुना किया हुआ है, तो 8 गुना 10 के पावर -6 ये 21 से बहुत छोटा है। नहीं समझ में आया तो ऐसे समझिए दोस्तों, ये है 100, ठीक है, और ये है 100 गुना 10 के पावर -2। सोच लीजिए, हम पावर माइनस से हम गुना करें तो पावर माइनस से गुना करने पर क्या होता है, देख सकते हैं जब ऊपर माइनस में है तो नीचे जाने पर क्या होता है, प्लस हो जाता है। तो इसको लिख सकते हैं कि 100 बटा 10 के पावर 2, और 10 के पावर 2 के मतलब ही होता है 100, और 100 से 100 कट गया तो कितना आया, 1 आया है। तो सोच सकते हैं ये 100 है और इसका वैल्यू कितना है, 1 है, अर्थात इसका कितना गुना है, 100 गुना है। तो 10 के पावर -2 इसका ये 100 गुना है। और यहाँ तो दोस्तों आपसे जो है यह 21 फैराड है और ये 8 माइक्रोफैराड है, अर्थात 8 गुना 10 के पावर -6 है। तो ये और कितना गुना बड़ा हो जाएगा ना। तो ये बात ध्यान रखेंगे आप लोग कि कभी भी बड़ा से छोटा, ज़्यादा वैल्यू से कम वैल्यू के संधारित्र हमको बनाना है तो क्या करते हैं, अधिक से कम करना है तो समांतर क्रम में जोड़ते हैं। कैसे जोड़ते हैं, समांतर क्रम में। और समांतर क्रम में जोड़ते हैं संधारित्र के तो फार्मूला होता है 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2
प्लस 1/c3 डॉट इसी प्रकार से जोड़ते चलते हैं। तो अब आप लोग बता सकते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा। तो हमको अधिक से कम करना है, तो अधिक से कम करने के लिए हमको क्या करना होगा, समांतर क्रम में, और यहाँ अधिक से कम ही है तो इसको कौन क्रम में जोड़ेंगे, तो समांतर क्रम में। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कथा किसी भूयोजित चालक को, किसी भूयोजित चालक को विद्युत होतरी, किसी भूयोजित चालक को विद्युतरोधित आवेशित चालक के निकट ले जाने पर बाद वाले चालक की विद्युत धारिता का मान क्या होगा। किसी भूयोजित चालक को विद्युतरित आवेशित चालक के निकट ले जाने पर बाद वाले चालक की विद्युत धारिता का मान क्या होगा। वहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, तो जल्दी से बताएं इस प्रश्न का उत्तर। और यह आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन है कि क्या होगा विद्युत धारिता का मान। तो याद रखेंगे विद्युत धारिता का मान क्या होगा, बढ़ेगा। तो यह क्लास आपको कैसा लगा कमेंट जरूर करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल बटन दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए फिर मिलेंगे नए क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।